Hello dudes and kiddies, this is आशुतोष। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एंड टुडे इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट एक ऐसा टॉपिक जिसके शायद मुझे इतने सारे डाउट्स आते हैं कि इस टॉपिक को तो मैं शायद ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। तो हाँ, अपन बात करने वाले हैं जीएसटी ऑन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इस केस में किस तरीके से टैक्सेबिलिटी आ जाती है। तो देखो, वैसे तो काफ़ी ही ईजी टॉपिक है, बट इसमें डाउट्स क्यों आते हैं, क्योंकि इसमें एक तो 2-3 चैप्टर मिक्स हो जाते हैं। एक तो आपका एग्जामिनेशन चैप्टर से मिक्स हो जाता है, उसके बाद चार्ज अंडर जीएसटी वाला चैप्टर मिक्स हो जाता है। एंड उसमें भी फिर काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स अपन को यहाँ पे देखने पड़ते हैं कि टेनेंट कौन है, पर्पज़ क्या है, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट सप्लायर हो जाती है तो उस केस में फिर 1-2 एग्जामिशन अलग भी आ जाती हैं, और उन एग्जामिशन में भी कुछ एग्जामिशन एंट्री सर्विस को कवर करती हैं और कुछ इसे कवर नहीं करती। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट आते हैं, तो आज अपन उन सारे डाउट्स को एड्रेस करने वाले हैं। और ये वाली जो शीट है, अगर आपको ये चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसमें ये प्रोवाइड कर दूंगा। तो जल्दी से अपन टॉपिक पे आते हैं। तो देखो, इस टॉपिक को मैंने कैसे बाइफरकेट किया है। तो देखो, एक तो जो जहाँ पे जो सप्लायर है वो गवर्नमेंट है, उसको तो मैंने एकदम अलग से लिख दिया, ठीक है। तो उसको अपन अलग देखने वाला है। बाकी जो नॉर्मल केस है उसमें भी मैंने रजिस्टर्ड जो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है उसको एक अलग पार्ट रखा है, और जो आपकी कमर्शियल ड्वेलिंग है यानी कि जो अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है उसको मैंने अलग से डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसको अपन देखते हैं। तो देखो, पहले अपन रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सप्लायर आपका कोई भी है, ठीक है, सप्लायर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, आपका रजिस्टर्ड पर्सन या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, कोई भी हो। अगर रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन या फिर रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर को कोई भी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे दे रहा है तो उस केस में वो एग्जेम्प्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर अदर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को अपन दे रहे हैं रेंट पे, दे रहे हैं तो वो आरसीएम में टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। तो वो आरसीएम में टैक्सेबल हो जाएगी, सप्लायर भले ही कोई भी आपका रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। लेकिन अगर यहाँ पे जो यूज़ है प्रॉपर्टी को कमर्शियल यूज़ है, तो उस केस में अगर अपन किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं, भले ही वो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर हो या फिर अदर कोई रजिस्टर्ड पर्सन हो, वो आरसीएम में टैक्सेबल होगी, एग्जाम्पशन का कोई सवाल ही नहीं आएगा। सिमिलरली, अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी को ही अपन किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कमर्शियल यूज़ के लिए किसी अपन अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं, तो उस केस में एफसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी एग्जामिशन आपकी नहीं आएगी, ठीक है। और यहाँ पे सप्लायर आपका कोई भी हो सकता है, रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, कोई भी आपका फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे मैंने अलग से ब्लॉक बना के रजिस्टर्ड क्यों लिखा, क्योंकि इस केस में क्या होता कि अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर हो जाता और टेनेंट भी अनरजिस्टर्ड हो जाता तो उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। इसलिए मैंने इधर जो रजिस्टर्ड है उसको अलग से मार्क कर दिया। बाकी आप इसे नहीं भी करोगे तो इतना तो आपको कॉमन अंडरस्टैंडिंग रहेगी सी कि अगर दोनों पार्टी अनरजिस्टर्ड हैं तो उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद अपन आते हैं रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी में बड़ा ही सिंपल सा केस है। यहाँ पे आपको पर्पस वगैरह कुछ भी नहीं देखना। यहाँ पे आपको सिंपल देखना है कि अगर आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है तो टेनेंट आपका कोई भी हो, टैक्सेबिलिटी हमेशा एफसीएम में होगी, तो टैक्सेबिलिटी हमेशा एफसीएम में होगी। बट अगर आपका जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में अगर रजिस्टर्ड टेनेंट है तब तो आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा, तो आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर अनरजिस्टर्ड टेनेंट है तो अगेन वही वाला केस हो जाएगा कि दोनों ही पार्टी आपके अनरजिस्टर्ड हो जाएंगी और उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। बट एक स्पेशल चीज़ इस केस में जनवरी में एक क्या आ गई थी कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है अगर वो टेनेंट है और अगर वो कंपोजिशन रजिस्टर्ड पर्सन है तो उस केस में वो नॉट टैक्सेबल हो जाएगा। तो उस केस में जो सिमिलर आपका अनरजिस्टर्ड पर्सन वाला ट्रीटमेंट होता है वही यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को अदर देन कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा है तो उस केस में तो आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। बट अगर किसी कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन या फिर किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को टैक्सेबल जो है प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा है तो उस केस में वो नॉट टैक्सेबल हो जाएगा, यानी कि एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं आगे अपना आता है कि अगर गवर्नमेंट सप्लायर है यानी कि गवर्नमेंट कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पे दे रही है तो उस केस में क्या करना है। उस केस में सिंपली आपको बस टेनेंट दिखना है। अगर टेनेंट आपका रजिस्टर्ड है तो उस केस में तो आरसीएम हो जाएगा, अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में आपका एफसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा पॉइंट मुझे इसी डाउट में आते हैं कि यहाँ पे एफसीएम एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये एज्यूम कर लेते हैं कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को अपन जो गवर्नमेंट है वो कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रही है तो उस केस में वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस में एक एग्जेम्पशन एंट्री होती है कि अगर अपन किसी पर्सन को जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट था उसको अगर अपन कोई भी सर्विस दे रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट हो जाती है। बट वो वाली जो एग्जामिशन एंट्री है वो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में एप्लीकेबल नहीं होती। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मिसकंसेप्शन रहता है, ठीक है। तो वो वाली जो एग्जामिशन एंट्री है वो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में एप्लीकेबल नहीं रहती। इसलिए अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को अपन रेंट पे दे रहे हैं तो वहाँ पे एफसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। बट इसमें एक बात ध्यान रख लेना कि यहाँ पे ये वाली जो एग्जामिशन है ये वाली एग्जामिशन यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाएगी। यानी कि अगर किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को अपन ने कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल पर्पस के लिए रेंट पे दी है तो इन केस इवन अगर सप्लायर गवर्नमेंट भी है तो भी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। उसके अलावा अगर ईयरली रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी 5,000 रुपीज़ तक है तो उस केस में भी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा सिनेरियो आएगा ही नहीं, क्योंकि ईयरली 5,000 रेंट आप भी जानते हो कि बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वैसे वाला सिनेरियो आएगा नहीं, बट फिर भी टेक्निकली वो एग्जेम्प्ट होती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया।
उसके अलावा ये तो मैंने वही बताया कि अगर दोनों ही पार्टी अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में कोई भी जीएसटी की एप्लीबिलिटी नहीं आती। तो यही था इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे IDT क्वेश्चन कम गाइडेंस बैच को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी भी आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइव बैच है 15 डेज़ का, 6 अगस्त से वैसे स्टार्ट था, बट अगर आप इसे अटेंड नहीं कर पाएँ तो इसका रिकॉर्डेड एक्सेस भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसकी मेन USP क्या है कि जो आपको डाउट सपोर्ट रहेगा वो थ्रू माई पर्सनल नंबर रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि IDT और DT सब्जेक्ट्स में अगर अपन को डाउट आते हैं तो अपन क्या करते हैं, जल्दी से ChatGPT या जेमिनी पे जाते हैं या फिर किसी भी रैंडम टेलीग्राम चैनल में अपने डाउट पूछते हैं, जहाँ पे जो डाउट के आंसर है वो भी काफ़ी अनरिलायबल रहते हैं। तो डाउट सपोर्ट थ्रू माई नंबर रहेगा। उसके अलावा लाइव क्लासेस हैं, अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर पाए तो जो रिकॉर्डेड एक्सेस है वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसके अलावा पीरियोडिक जूम सेशंस रहेंगे फॉर एड्रेसिंग द कॉमन डाउट्स, और एंड में आपको अनवैलिडेटेड मॉक टेस्ट भी आपको एक प्रोवाइड किया जाएगा। ऑल दिस एट 399 रुपीज़। एंड उसमें भी मैंने गारंटी दी है कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो बैच से तो कभी मुझे मैसेज कर देना विदाउट एनी क्वेश्चन आज, जो भी आपका पैसा होगा वो पूरी तरीके से रिफंड कर दिया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है बैच को ज्वाइन करने में तो डिस्क्रिप्शन में एनरोलमेंट लिंक प्रोवाइड कर रखा है, तो वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।